चैप्टर 7 यानी कि अशोक और एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग किया। ये क्लास एनसीईआरटी 6 का चैप्टर है ये हमारा। एक बहुत बड़ा राज्य यानी कि एक साम्राज्य अपने-अपने जो बुक्स है ना उसको ध्यान से देखना लाइन में, लाइन टू लाइन और जिसके पास नहीं हो ध्यान से सुनना, मैं धीरे-धीरे बोल रही हूँ। हम जिन शेरों के चित्र रुपया, पैसा पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। देखा होगा ₹1 के पे टेड एंड पेल अगर आप लोगों ने खेला होगा तो एक बना हुआ होता है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया था, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। यानी कि जो वो निशान है ना, एक लाइन यहाँ मिलती है हमें, जो वो निशान है शेर वाला, वो सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर मिला था। ठीक है? कहाँ मिला था? सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा था, यानी कि अभी हमने कंप्लीट किया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम ये जानें कि अब क्या लिखा अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनकी राज साम्राज्य क्यों कहा जाता है, ठीक है? तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यानी कि किसकी? अशोक की। जिस साम्राज्य पे स्थापना शासन करते थे, उसकी स्थापना किसने सबसे पहले किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया? लगभग 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं, यानी कि चंद्र उसकी क्या होते हैं, चाणक्य की जो किताब है वो है आपकी अर्थशास्त्र। इस बात का ध्यान रखना। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। ठीक है? जैसे एक ही कुरवा में से बनता जाए, एक ही घर में से राजा ते राजा 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 ऐसे। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और तीसरा हुआ बिंदुसार का पुत्र अशोक। यानी कि आपका 3 महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। ये बात ध्यान रखना, ये किसके वंश के हैं? ये मौर्य वंश के हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ठीक है? मौर्य साम्राज्य में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग थी। यानी कि अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग जो थी वो कौन सी राजधानी थी? वो थी आपकी तक्षशिला। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है? साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। संग्रहण का मतलब पता है ना? खान पीने की जो चीजें होती थी, फल फूल जो होते थे उनका इकट्ठा करना। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग-अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग-अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता था? यानी कि जो एक पहले राज्य था, वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है, हमें ये बताना है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। जो साम्राज्य जो होता था, वो राज्यों से बड़ा होता था। यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि छोटे-छोटे राज्य मिले और बन गया आपका साम्राज्य। उनकी रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी। राज्य के लिए तो आपको ज़्यादा सेना नहीं चाहिए थी, लेकिन जब छोटे-छोटे राज्य बढ़ के साम्राज्य बनेंगे तो उनके लिए सेना भी ज़्यादा चाहिए। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती थी। सम्राट तो राज्य का ही होता है ना, उसका तो नहीं होगा ना क्या बोलते हैं साम्राज्य का। इसलिए राजा जो होते थे अपने राज्य तक सीमित रहते थे, सम्राट जो होते थे आपके साम्राज्य पूरा उनका रहता था। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाली अधिकारी की ज़रूरत होती थी। यानी कि अब यहाँ से पता चल रहा है अच्छा खासा कि जो हमारा किसानी का कर था ना 1/6 वाला, अब यहाँ से बढ़ने वाला है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि अब साम्राज्य का विस्तार हो चुका है, तो कर भी बढ़ गया है हमारा। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। यानी जिसका उसका क्षेत्र है
वह अपने हिसाब से राजा को या किसी भी तरीके को कर्मचारी को रख सकता है कर इकट्ठा करने के लिए। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनसे कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। वही आ गया जासूसी लगा रखी थी कि कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन अच्छे से काम नहीं कौन में कितना ढपला-डोपी कर रहा है, उस तरीके से। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। यानी कि सम्राट हेड होता है आपका यहाँ पे सम्राट। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे-छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ठीक है? कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां से राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। अपने-अपने जो सम्राट सम्राट होता था, वो अपने जो बच्चे होते थे, जो राजकुमार होते थे, वो एक-एक क्षेत्र का क्या कर देता था, राजकुमार घोषित कर देता था और भेज देता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी कि जैसे होता होगा, इन लोगों ने पहले क्या व्यवस्था बनाई रखी कि एक स्थान से अगर दूसरे स्थान जगह जाना है ना, किसी को भी जाने की कोशिश हो रही है केंद्र में, है ना? उसके लिए ये लोग क्या करते थे, मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। इसके हिसाब से आगे जाके इसी में कर बना लेंगे ना, भाई तुमको व्यापार करना है, यहाँ से जाना तो आप टैक्स दो। यहाँ से उन्होंने जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। अब कोई-कोई इसको रिश्वत बोल देगा, अब ये रिश्वत के रूप में है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर-पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। ये आपका की पॉइंट है कि उत्तर-पश्चिम किसके लिए फेमस है? कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ये की पॉइंट है, ध्यान रखना। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अब नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना होता है। यानी कि नियमित ढंग से, यानी कि आपको पता है, आपको इतना मुझे कर देना है और पर डे मुझे चाहिए और आप मुझे टाइम टू टाइम कर दे रहे हो, मैं आपको टाइम टू टाइम सुविधा दे रहा हूँ, जाने दे रहा हूँ, आने दे रहा हूँ, जो भी है। इसको बोलते हैं नजराना। क्या भाई आपको तो टाइम से टाइम मिल जाता है, ठीक है? ऐसे नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराना विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यानी कि अब ऐसा मतलब किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। बस तुमको चाहिए जाना आना है, तुम नजराना दो, कर दो अपना नजराना, वही कहलाएगा अपना। अब आ जाओ राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी कि की पॉइंट है आपका कि राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। कहाँ से है वो? यूनान से। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त की। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका उसने विवरण लिखा है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। यानी कि सम्राट जब जनता के सामने आता होगा तो वही आपका बैंड बाजा फूल वूल रास्ता को सजा देना, ये उसने देखा था मेगास्थनीज ने। उन्होंने एक सोने की पालकी में लिया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक अंगरक्षक यानी कि उनकी सेवा करने वाले सेनापति के रूप में बन सकते हैं। पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तोतों का झुंड, ठीक है जी, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में तोतों का झुंड इस तरीके से कोई भी की पॉइंट बोलता है तो मुझे कभी-कभी लगता है कि कभी भी एग्जामिनर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, पर पूछा है कि नहीं पूछा पता नहीं। जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार-बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना कर दे। उनके खाना खाने के पहले खासकर नौकर उनको खाने को चबाते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। और पाटलिपुत्र और आधुनिक पटना के बारे में जो बोला गया वो सुनो। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल
से बना हुआ है जिसे पत्थर की नत्थी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। यानी कि इनका जो एक महल है वह उसमें तो 64 तो द्वार है, 570 उसमें बुर्ज लगी हुई हैं, कच्ची ईंटों से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है और 3 मंजिलें हैं, ठीक है? राजा के द्वारा खाना खाने के पहले खासकर नौकर उसे खाना को क्यों चबाते थे? ये क्वेश्चन है इसमें। अब आजा नेक्स्ट। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। ठीक है? कर के रूप में इनको मान सकते हैं। हाथी हो, लकड़ी हो, मधु हो, उम्मीद ये रखते थे पदाधिकारी। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तथा उन अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। यानी कि अभिलेख, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना आपका कि अब सबसे पहला ऐसा शासक जिसने अभिलेखों का यूज किया, किसके लिए यूज किया कि अपनी जनता को संदेश पहुंचा सके, इसके लिए यूज किया, तो वो कौन रहा पहला शासक? बताओ कौन है पहला शासक? अशोक। अशोक। हाँ, तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो, गुड। ठीक है। अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? वो प्राकृत और ब्रह्मी लिपि भाषा में। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, यानी अशोक का एक अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के अभिलेख में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का। याद रखना, एक ही पॉइंट है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना दिए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, और इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ब्राह्मण श्रमण मतलब जो श्रम करते हैं ना, वो लोग होते हैं श्रमण। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। यानी कि धर्म पालन करने का किसने? अशोक ने। ये बात ध्यान रखना। मैं जानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा बेटा और पोते भी युद्ध ना करें, और इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई को लेकर अशोक का विचार कैसे परिवर्तन? एक क्वेश्चन है। धर्म यानी संस्कृत भाषा धर्म का प्राकृत रूप है। धर्म धर्म का प्राकृत रूप है, यानी संस्कृत का। ठीक है। अब आ जाओ अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। एक साइड में लिखा हुआ, पहले वो बताती हूँ मैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखें। यह बिहारपुर में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अब अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यानी कि अब राष्ट्रपति भवन, क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति भवन के मौर्यकालीन स्तंभ में से कौन सा मूर्ति रखी हुई है? कौन सी मूर्ति रखी हुई है, आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में मौर्यकालीन स्तंभ में से कौन सी मूर्ति रखी हुई है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बैल के टाइप से एक मूर्ति बनी हुई है, आपके पास जी। एनसीईआरटी में दिखा होगा ना, देख लेना उसको। हाँ। बैल ही है। अब आ जाओ अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है। कलिंग क्या है? तटवर्ती जो उड़ीसा, उसका प्राचीन नाम। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। यानी कि उस आज का जो उड़ीसा है उसको जीतने के लिए। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराब को देखकर उन्हें युद्ध में वितृष्णा हो गई। यानी कि बहुत दुखी हुआ अंदर से देखकर। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? जिसमें उन्होंने वर्ड किया ना, क्या हम अपनी धम्म की जो व्यवस्था है जो उसको मतलब आगे बढ़ाएंगे, तो वो क्या था अशोक का धम्म? तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने किसी देवता को आगे या कर्मकांड को आगे नहीं बढ़ाया। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही
यह उनके कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वो निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे। यानी जो अशोक थे वो किसके उपदेश से प्रेरित हुए हैं? बुद्ध के उपदेश से। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य से अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया था कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महात्मा नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यानी कि अशोक ने नियुक्ति की थी धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की। किसके लिए? धम्म को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। और ये किससे प्रेरित थे? ये बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ये अशोक के की पॉइंट्स बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों पर पढ़कर सुनाएं जो वो खुद स्वयं पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। ठीक है, तो इस ध्यान रखना। अशोक ने अपने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में और श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। अशोक ने लिखवाए जो संदेश थे, जो प्रजा को सुनाने थे, वो क्या था कि लोग विभिन्न अवसरों पर उस अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है या बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वह तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। अशोक कहते हैं ये बात कि कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों को दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना। दोनों ही बातें गलत हैं। यानी कि जैसे मैं अपने धर्म को आगे-आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा हिंदू धर्म है तो मतलब मैं हिंदू धर्म को आगे-आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है? और मैं किसी दूसरे धर्म की मतलब वो बोल रहा हूँ गलत है, उसका बुराई कर रहा हूँ, मैं किसी रिलेटेड से किसी से कह रहा हूँ। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। इसमें भी लिखा हुआ है, अशोक के अभिलेखों में, संदेशों में भी लिखा है, किसी को दूसरे धर्म मतलब हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है, तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर-दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया है, जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। यानी कि उन्होंने ब्रह्मी, हिंदी, बांग्ला, मलयालम, तमिल ये इन लैंग्वेज में अपने संदेश को पहुँचाया गया है। ध्यान रखना इस बात का। कौन-सा? ब्रह्मी, हिंदी जिसको देवनागरी बोलते हैं, बांग्ला, मलयालम और तमिल। क्लियर है ये। अब आ जाओ अन्यत्र, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ इसमें क्या हो सकती है? मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़े पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, 2400 वर्ष पहले चीन सम्राट ने इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। लगभग 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रही। यह दीवारें लगभग 6400 किलोमीटर लंबी हैं तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है और इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है और इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर यह निगरानी के लिए एक बुर्ज बनाए गए। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैया से कैसे भिन्न था? ये आपका क्वेश्चन है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इस चैप्टर को एक बार फिर से आप लोग रीडिंग देना और इसके क्वेश्चन है 18-20 मैं आपको पूछूंगी। ये होगा आपके कल की क्लास में। जी। ठीक है, और कल की क्लास चलेगी। ओके। ओके जी, थैंक यू।